तो आज का लेक्चर देखो क्या है। आज का लेक्चर आपके पास सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि जो सिंपल यूनिट सेल होता है और जो एफसीसी होता है और बीसीसी होता है, इसमें एज एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास सब। देखो, सिंपल यूनिट सेल होता है या प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, इसमें ए आर में क्या रिलेशनशिप है। ए का मतलब क्या हुआ, एज लेंथ, जैसे ये ए है एज लेंथ, ठीक है। और आर क्या है, आर है रेडियस। सपोज ये स्क्वायर है आपके पास, इसका जो रेडियस हो गया ये आर है, ठीक है। आर इज रेडियस और ए इज एज लेंथ। तो सिंपल बीसीसी और एसी ये एफसीसी में ए और आर में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ए आर में क्या रिलेशनशिप है इन सिंपल एफसीसी एंड बीसीसी। आपके पास ये तीनों हैं बस, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, पहला हम कहते हैं सिंपल में। देखो ये सिंपल आपको दिख रहा है, एक्चुअल में सिंपल ये है, ठीक है। आप वैसे देखोगे तो आपको ये दिखेगा, और ऐसे में ये है। अब यहाँ देखो, इसको मैं बना रहा हूं इस तरीके से, इसके नीचे भी बना हुआ है, ऐसे है ये। अब ये बताओ कि ए और आर में क्या रिलेशनशिप होगा, जबकि ये जो डिस्टेंस है ये ए है जो मैंने आपको दिखा रहा हूं, और आर का मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली आर है। जैसे सपोज करो, दो ही बनाता हूं पहले, 1 और 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉर्नर के स्पेयर आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। और एक इसका मिडिल से लेते हैं हम हमेशा, तो ये इसकी एज लेंथ है। एज को मिडिल से लेना है, हमेशा ध्यान रखना। ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ मिडिल से, ये ठीक है। तो ये ए है और ये आर है, तो क्या रिलेशनशिप होगा ए और आर में, बता सकते हो। Sir, 2R सिंपल, is equal to A. हाँ। और श्वेता आप बताओ। Sir, 2R is equals to A. हाँ, 2R इज इक्वल टू ए, यानी ए इज इक्वल टू 2R। तो ये याद रखना आपने, किसके लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए। देखो लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2R, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2R होगा किस रिस्पेक्ट में, सिंपल वाले में, ठीक है। तो सिंपल में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2R। क्लियर। Yes, sir. हाँ, अब इसको देखो, मैं आपको और डीपली नीचे बता भी देता हूँ एक बार। अब ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, ये बेसिक चीजें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो, एक उसने ये देखो, ये है। जब आप क्या करते हो, जब भी आपको स्फीयर को देखना है तो हम मिडिल से टच वो करेंगे, इसे मेजर करेंगे, ध्यान रखना। जब भी कोई स्फीयर होगा उसके मिडिल में से देखेंगे। तो ये जो लेंथ है देखो, ये ए है, और यहाँ पे एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। तो सीधी सी बात है, 2R, और उसी को हम ए कह रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। इसमें ए और आर में रिलेशनशिप इन सिंपल यूनिट सेल। और मैंने आपको इससे पहले बता दिया था, देखो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 होंगे। कैसे, 8 कॉर्नर होते हैं, और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 मीन्स 1 एटम पर यूनिट सेल। तो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. ओके, तो अब मुझे ये याद रखना आप लोगों ने, सिंपल के लिए ए इज इक्वल टू 2R। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे, बीसीसी। ये सबसे टफ पड़ता है, सबसे टफ है बीसीसी में। हाँ, आवाज नहीं आई, आप एक बार लिख के भेजना। हाँ, क्या कह रही है निधि। मैसेज करके भेजना, मैसेज करके। Yes, sir. अब मैसेज करके भेजना, मैंने कहा तो कुछ कहना चाह रही थी क्या।
अब है बीसीसी, ठीक है, आवाज आ रही निधि? Yes, sir. ओके, देखो ए और आर में क्या रिलेशनशिप है बीसीसी में, अब इसको देखो ध्यान से। बीसीसी होता है क्या, देखो ये जो बीच वाला स्पेयर होता है ये होता है और बाकी सब उससे टच होते हैं। ये ऐसे देखो, ये वाला यहाँ पे देखो, ये बीच वाला स्पेयर बीच में रखा आपने, और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो बीसीसी का मतलब जो एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट होगा और एक बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं बीसीसी का। अब इसमें कैसे निकालेंगे हम ए और आर में रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं एफसीसी बता देता हूं, क्योंकि एफसीसी से बीसीसी निकलता है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, पहले एफसीसी से आसान हो जाता है बताना। एफसीसी को देखो, एफसीसी में हमने क्या किया है कि जो एटम्स है वो कहाँ रखे हैं, देखो ये सरफेस में रखा हुआ है, ये है फेस में, ये देखो ये फेस आपको दिख रहा है, आधा है, आधा दूसरे के हिस्से में चला गया, आधा इस हिस्से में आ गया, देखो हर एक में देखो, हाफ इसमें है, हाफ दूसरे हिस्से में चला गया, क्योंकि आप पूरा एटम रखोगे, लेकिन जब आप कट करोगे तो हमारे हिस्से में आधा बच जाएगा, ये देखो ये 1/8 बचा हुआ है ये, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे ए और आर का रिलेशनशिप, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ये 4 कॉर्नर में रख दिया स्पेयर और एक उसके बीच में रख दिया, ये फेस है, ठीक। अब इससे मैं आपको क्या बनाता हूँ, राइट एंगल बना देता हूँ, यहाँ देखो अलग से बनाता हूँ मैं, 1 ये है, 2 ये है, और 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, ये समझ में आ गया आपको, ये मिडिल में रखा है, ये चारों कोनों में रखे, ये चारों कॉर्नर में रखे हुए। अब क्या करोगे आप, यहां से एक लाइन खींचो इधर, ठीक है, और ऐसे यहां से एक लाइन खींचो इधर, यहां से एक लाइन खींचो इधर, ठीक। अब ये क्या बन गया आपका, राइट एंगल बन गया, देखो ये राइट एंगल बना हुआ है, इसमें Right angle एक triangle. साइड ए, एक साइड ए बी सी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का AY स्क्वायर square. प्लस बी सी का स्क्वायर, हो जाएगा। Yes, Yes, sir. अब देखो बी सी में एज लेंथ है तो ए लिखेंगे, और ए बी में भी एज लेंथ है तो ए लिखेंगे, लेकिन ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक आर, देखो यहाँ पे इसको 2R, 3R, 4R, तो 4R लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी को लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। अब हम ए इज इक्वल टू 2A नहीं लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2R नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, देखो कॉर्नर है जो वो टच नहीं कर रहा है, इसीलिए ए इज इक्वल टू 2R नहीं होगा यहाँ के इस केस में। अब यहां से क्या होगा, देखो 4 4 जा 16R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे 1 + 1 2A स्क्वायर, ये अपॉन में चले जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2R स्क्वायर, इससे कट कर दो आप, तो हो जाएगा 8R स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू √8R स्क्वायर। अब आर को बाहर निकाल दिया आपने, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ये लिखा हुआ है देखो, ए इज इक्वल टू 2√2R, ये आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको अब कैसे आया, ये Yes, sir. फॉर्मूला क्या बन गया, ए इज इक्वल टू 2√2R। तो एफसीसी में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2√2R, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. अब ये याद रखना आपको, सिंपल के लिए क्या था, ए इज इक्वल टू 2R. 2R, सिंपल के लिए ए इज इक्वल टू 2R, और एफसीसी के लिए ए इज इक्वल टू 2√2R. हाँ 2√2R, वेरी गुड, ये याद रखना, अब मेरे साथ साथ आपको याद रखना है, याद करना है इसे एक साथ। अब इसमें देखो एक चीज और आती है, ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तो कई बार वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि फेस डायगोनल की लेंथ बता दो, फेस डायगोनल की लेंथ बता दो,
तो ये फेस में रखा हुआ है तो ये फेस डायगोनल हो गया, है तो डायगोनल लेकिन ये फेस वाला है तो इससे कहते हैं फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या हो गया, फिर वही लगाएंगे ए सी बी, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सर सी का रिपीट कर दो। स्क्वायर। हाँ, तो ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू तो 2a स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। इसको करेंगे तो ए स्क्वायर का ए आ जाएगा और अंडर रूट 2 को वैसे लिखेंगे तो ए अंडर रूट 2। अगर मैंने कहा फेस डायगोनल आ गया तो क्या होगा रूट 2a। ठीक है, फेस डायगोनल क्या होगा रूट 2a। क्लियर है या दोबारा बताऊं? सर दोबारा बता दो। ओके, देखो करना क्या है कि जब आपको बोला फेस डायगोनल, डायगोनल तो समझते हो ना क्या हुआ, डायगोनल Yes, का sir. मतलब होता है कि जैसे कोई भी ये रूम है, इस रूम में अगर आपने ये किया तो ये डायगोनल हो गया। ये लाइन है जो, इसको अलग लाइन से दिखाते हैं तो सभी हट गए, ये है सपोज। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें डायगोनल बताओ, तो आप जैसे आप रूम में देखते हो तो एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होता है, ध्यान रखना डायगोनल होता है ये जो एक से दूसरी साइड आते हैं, उसे डायगोनल बोल देते हैं। फेस डायगोनल मतलब फेस में जो आ रहा है, तो ये लाइन है फेस वाली, ये देखो जो इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये लाइन फेस डायगोनल की है, पूरी लाइन ये वाली। ठीक है, डायगोनल का मतलब दो कॉर्नर टच करते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले, उसे डायगोनल बोल देते हैं। फेस का मतलब जो फेस से टच होते हुए जा रहा है, तो उसका हो गया फेस डायगोनल। ठीक, अब क्या होगा देखो, इसकी वैल्यू को निकालो। अब हम आर के टर्म्स में नहीं निकालेंगे, देखो ये लाइन आ गई फेस डायगोनल की, और इधर क्या है एज लेंथ है ये वाला, देखो ये वाली लेंथ ये बना दी, ये वाली लेंथ इधर बना दी, तो ये तो एज लेंथ है दोनों के दोनों, तो एज लेंथ सपोज ये ए है और ये भी ए है, और इसमें यहां लिख दिया मैंने ए बी सी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें भी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ए सी निकालना है, देखो क्योंकि डायगोनल निकालना है ना, डायगोनल का मतलब ये पूरी लाइन लेंथ निकालनी है, ये डायगोनल है पूरा, ये जो मैं आपको ब्लैक से दिखा रहा हूं ये पूरा क्या है डायगोनल है। ठीक है, तो दिस इज डायगोनल ए सी। अब ए सी का स्क्वायर नहीं है, ए सी निकालना हमने, पहले ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मतलब एज लेंथ, एज लेंथ क्या है ए का स्क्वायर, ऐसी बी सी का स्क्वायर मीन्स एज लेंथ ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एज है ये तो, देखो ये दोनों तो एज है और ये उसके बीच का डिस्टेंस पूछ लिया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन मुझे क्या चाहिए ए सी चाहिए, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए लिख देंगे अंडर रूट 2, तो ये हो गया ए सी, और इस ए सी को ही हम क्या कहेंगे फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो अंडर रूट 2a, तो फेस डायगोनल इज इक्वल टू ए रूट 2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, Clear. ये फेस डायगोनल है। अब आता है बॉडी डायगोनल, दोनों अलग अलग होंगे, इसको फिर मैं आपको 3D में आगे अभी बताऊंगा। कल आपको पढ़ना है क्योंकि कल आपके पास नेट भी पूरा रहेगा और स्कूल की वगी छुट्टी भी होगी, तो कल हम 1-2 घंटे इससे चैप्टर को करेंगे, तो ये लगभग 90% से ऊपर आपका कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तैयार होने कल पढ़ने के लिए? Yes, sir. हाँ, तो ये मैं आपको कल पूरा बता दूंगा। अब देखो इसमें अब आता है बीसीसी। बीसीसी बहुत टफ पड़ता है क्योंकि इसको बताना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है इसको, बीसीसी को। तो बीसीसी में क्या होता है बॉडी से, देखो कोशिश करता हूं मैं कि आ जाए आपको समझ में। देखो ये बॉडी से बीच से आ रहा है, देखो बॉडी के बीच में टच है, केवल टच कौन है देखो ये वाला एरिया टच है, बाकी ये है
और ये भी एक बीच से निकलेगा। देखो अगर मैं इसको ट्राइंगल बनाता हूं तो एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, ये तो एज लेंथ है, ये फेस डायगोनल जाएगा और ये बॉडी डायगोनल जाएगा। ठीक है, देखो दूसरी तरीके से बनाते हैं। जैसे सपोज करो ये एक कॉर्नर हो गया, आप ध्यान रखना एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर इधर की साइड होगी। ठीक है, अब बॉडी की बात हो रही है, यानी कि जो बीच में रखा हुआ है वो बॉडी के बीच में रखा है, अब फेस के बीच में नहीं है। तो अब बॉडी टच कर रही, देखो ये वाली बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक वाला है, ये वाले हिस्से को मैंने यहाँ बना दिया, ये तो ये इसी से टच करेगा। तो ट्राइंगल बनाएंगे तो इसको इंक्लूड करना जरूरी है, तो ये बॉडी के बीच में है। अब आप अपने घर से आप इसे लगा सकते हो। तो आप देखोगे कि एक ये एज लेंथ जाएगी, देखो आप ये एज लेंथ होती है ए, लेकिन ये वाला जो लाइन होगी ये फेस डायगोनल होगी, ये फेस डायगोनल होगी, ये बीच से जा रही होगी, आपके जो फर्स्ट होगा उसके बीच से लाइन जा रही होगी, ध्यान रखना, आप चेक करके देखना। फेस डायगोनल, इसको मैं अभी 3D में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये फेस डायगोनल होता है, इसलिए मैंने कहा फेस डायगोनल आपको पहले बता देता हूं। तो ये लाइन फेस डायगोनल होगी, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2√2a, और ये बॉडी डायगोनल होगा। बॉडी डायगोनल क्या होता है, ए सी, यहाँ पे सी कर दो, इसे बी कर दो। अब ये भी पाइथागोरस थ्योरम बन गया, तो इसमें 1r 2r 3r 4r, क्योंकि ये टचिंग पॉइंट है। देखो टच कौन सा कर रहा है, ये कॉर्नर और बीच वाला पॉइंट टच कर रहा है, बाकी तो कोई टच कर ही नहीं रहे। तो हम कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, तो हमने बीच के स्पेयर को यूज किया है। ठीक है, अगर आप इमेजिन करोगे बीच के स्पेयर को, एक कॉर्नर इधर ले लो, उसके अपोजिट में नीचे साइड दूसरा कॉर्नर ले लो, एक उसी की साइड लेंथ आ गई और एक फेस डायगोनल आएगा, ध्यान रखना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी मतलब 4r, तो फिर ये हो गया 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है, एज लेंथ है, ए का स्क्वायर, और बी सी क्या है, बी सी फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल है, ये आपका फेस डायगोनल, ध्यान रखना फेस डायगोनल। तो इस केस में क्या होगा, a√2 का स्क्वायर, अब 4 4 जा 16, तो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि √2 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 + 2 3, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। अब ये 3 अपॉन में चले जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा √16r स्क्वायर अपॉन 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो 16 का अंडर रूट कितना होगा, 16 का अंडर रूट कितना होगा, √4। अंडर रूट 16 का अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, और r स्क्वायर को करेंगे तो r आ जाएगा, और अंडर रूट 3 को हम अंडर रूट 3 रखते हैं। तो ये बीसीसी का फॉर्मूला आ गया, देखो बीसीसी का फॉर्मूला आ गया, a इज इक्वल टू 4/√3r, या r इज इक्वल टू √3a/4। अगर ये यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो ये 4 को डिवाइड में ले जाओ तो क्या होगा, r इज इक्वल टू √3a/4। तो ये यही आ गया, देखो r इज इक्वल टू √3a/4। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो निधि, बताओ कुछ कहना चाह रहे हो। ये आया समझ में आप लोगों को, यस सर। या नहीं आया, दोबारा बताऊं इसे, ये आ गया, आ गया सर, आ गया। ओके। ये सबसे टफ पड़ता है, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो ये बहुत टफ है, क्योंकि इसको
आसानी से कोई भी टीचर नहीं बता पाता है। हाँ, क्या कह रहे हो? तो अब देखो इसमें एक और वर्ड आता है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या हुआ? अब देखो उसमें क्या था, उसमें था फेस डायगोनल, और अब है बॉडी डायगोनल। देखो एक लाइन ये खींची मैंने, एक बॉडी के बीच में है ये वाला, देखो ये बॉडी के बीच में, इसको मैंने यहाँ बना दिया, और फिर एक लास्ट में ये बन गया, तो ये बॉडी डायगोनल हो गया। ये बॉडी डायगोनल है, ध्यान रखना, बॉडी डायगोनल ये है। और फिर इसमें एक एज लेंथ है यहाँ से ये नीचे, तो ये एज लेंथ है ए, और इसके बाद फिर एक लाइन और आएगी, एक लाइन ये आ गई, ये है फेस डायगोनल। आप अपने घर में एक बार इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, तो आपको दिख जाएगा ट्रायंगल बनाते समय कि एक फेस डायगोनल आ रहा है, यानी आपके फर्श के बीच से एक लाइन आ रही होगी, एक ऊपर से नीचे तक खींचोगे आप अपनी लाइन को, और एक एज लेंथ, एक दीवार की लेंथ आ रही होगी। तो फेस डायगोनल होता है √2a, और बॉडी डायगोनल हमने कौन से निकालना है, ये वाली लाइन जो हाइपोटेन्यूज है आपका, ये यहाँ पे बॉडी डायगोनल, क्योंकि अब ये लाइन कहाँ से जा रही है, बॉडी के बीच से जा रही है, तो इससे हम कहेंगे बॉडी डायगोनल। जो ये मैंने ब्लू लाइन से दिखा दिया, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ए बी सी। अब इस लाइन को निकालना जो ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, देखो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ए का ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। तो 2 + 1 3a का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये ए सी का स्क्वायर है, मुझे ए सी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट करूंगा। अब क्या आएगा, ए सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो √3a A√3 स्क्वायर, हाँ तो कितना हो जाएगा, A√3 ए √3A √3। यस तो ये देखो लिखा हुआ, देखो क्यूब डायगोनल या बॉडी डायगोनल √3a, ये डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि सबको आता है, ये छोटी सी बात है। तो ये है ए सी, यानी बॉडी डायगोनल या क्यूब डायगोनल, कितना होता है, a√3, यस सर ठीक है। तो अब देखो हमने क्या क्या चीज पढ़ी इसमें से, वो याद करनी है हमें, क्योंकि उसके बिना फिर ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। पहली चीज हमने क्या याद करी, जो सिंपल यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू सर 2R 2r, और एफसीसी में ए इज इक्वल टू, 2√2R हाँ निधि, आवाज आ रही है, यस सर हाँ। तो बताओ एफसीसी में ए और आर में क्या रिलेशनशिप है, सर A = 2√2R हाँ 2√2r, और बीसीसी में ए इज इक्वल टू √R²। 4/√3r, ठीक है, ए इज इक्वल टू 4/√3r, ठीक है। सर और फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितना होगा, सर √2A हाँ √2a, वेरी गुड। और बॉडी डायगोनल या क्यूब डायगोनल क्या होता है, A√3 हाँ a√3, ये याद रहना चाहिए हमें, क्योंकि इसके बेस पे ही क्वेश्चन आंसर आएंगे। डेरिवेशन नहीं पूछता है, डेरिवेशन तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, नहीं तो डेरिवेशन नहीं पूछेगा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें तब आएंगे जब हमें फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर ही नहीं सकते।
क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसमें एक और चीज आती है, देखो एक और क्या आता है इसमें, एक और आता है डी निकालना। डी, डी का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। इसमें डी मिसिंग है, थोड़ा मैं आपको डी के बारे में बता देता हूँ। ए आर और डी में रिलेशनशिप, ठीक है। डी क्या होता है? डी होता है, जैसे मैंने कहा दो आयंस के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो उसको कहते हैं डी, डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। या डायमीटर को डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, टू आयंस, दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे डी कहेंगे। या फिर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर को डी कह देते, डी इज डायमीटर। तो कई बार वो बोल देता है कि दो आयंस है उसके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आपको डी बताना है, ठीक है। तो डी के लिए क्या करेंगे, देखो ए आर और डी में रिलेशनशिप क्या होगा, तो डी की वैल्यू फिक्स होती है, इसको याद कर लेना। डी की वैल्यू फिक्स क्या होती है? डी इज इक्वल टू होता है 2r, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि सिंपल में क्या होगा, सिंपल में होता है a इज इक्वल टू 2r। तो बताओ कितना डी होगा ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी कितना लिखेंगे? सिंपल में कितना डी होगा यहाँ पे? सर और आपकी डी की आवाज वैल्यू नहीं आ फिक्स रही है। है। आवाज नहीं आ रही है? डी इज इक्वल टू 2r, तो और a इज इक्वल टू 2r होता है सिंपल में, तो a इज इक्वल टू कितना डी होगा, a इज इक्वल टू कितना डी होगा? सर रिपीट कर दीजिए। ओके, ओके, ओके। देखो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। कई बार क्वेश्चन आपको घुमा के देता, बोलेगा NaCl है और इसमें एज लेंथ इतना है, और ये बताओ कि उसमें दो आयंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी Na प्लस और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, तो हम निकालते हैं डी। ध्यान रखना डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इज इक्वल टू 2r, फिक्स होता है क्योंकि डायमीटर होता है। जैसे ये है तो हम कहते हैं डी क्या होगा इसका, डी इसके लिए क्या ले लेंगे, ये वाली लेंथ। डी में क्या होता है, एक आ रही है, एक आ रही है, तो कोई भी जो स्पेयर होगा उसका डायमीटर को ही हम उसका डी कह देते हैं, और यही उसके डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज हो जाएगा, अपोजिट चार्ज। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। देखो मैंने कहा आपको सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, तो आपने बताया ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r, और अभी मैंने कहा आपको डी इज इक्वल टू भी 2r। इसका मतलब ए इज इक्वल टू डी होता है सिंपल यूनिट सेल में, क्योंकि बराबर हो गए दोनों, ये भी 2r 2r। तो पहले केस में ए और डी बराबर होंगे, जो एज लेंथ होगी वही उसके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड केस में एफसीसी, एफसीसी में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2√2r, ठीक है, और d इज इक्वल टू हम कह रहे हैं 2r होता है, तो इसको यहां रख दो वैल्यू को, तो 2r की जगह पे मैंने क्या रख सकता हूं, d, तो यहाँ पे क्या बच गया, √2d, तो a इज इक्वल टू √2d। ये किसके लिए हो जाएगा, एफसीसी के लिए हो जाएगा। ऐसी तीसरा है बीसीसी, बीसीसी के लिए क्या होता है, a इज इक्वल टू 4/√3r, और मैंने कहा आपको d इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, तो यहाँ पे 2r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ। तो 4r को हम क्या लिख सकते हैं, 4r को लिख सकते हैं 2 इंटू 2r अपॉन √3, तो 2r की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन √3 a इज इक्वल टू, तो ये बीसीसी के लिए आ जाएगा। तो ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, अगर डी भी आ रहा है तो। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज,
ये समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ हमें क्या चेंज यस करना सर आ है गया। कि d इज इक्वल टू 2r होता है बस, और जो भी फॉर्मूला है वहां पे 2r को रिप्लेस करके d लिख दो बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। यस सर। यस सर। ओके, अब हम कल के टॉपिक में चलते हैं। पहले कल का टॉपिक हमारा 3D वाला बच गया था, तो ये पोर्शन भी खत्म हो गया। अब क्या है हमारे पास, देखो एक हमारे पास 3D का ऑप्शन है, पहली चीज। दूसरा चीज है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी, फिर डिफेक्ट, और डिफेक्ट के बाद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल आपका लगभग पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये। तो आज आपको फिर मैं बताता हूँ 3D। आपको मैं पैकिंग एफिशिएंसी बता रहा था, पैकिंग एफिशिएंसी में अब आते हैं 3D पे। 3D सबसे टफ पड़ता है, क्योंकि 3D आपको 2D में बताना क्या है, सबसे टफ बात है। आपको मैं 2D में बताऊंगा 3D वाली सारी चीजें। तो 3D में क्या होता है कि जब हम थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं, 3D में क्या होगा, थर्ड लेयर को हम प्लेस करेंगे। तो थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं हम डिफरेंट वे से। इसमें एक और सर टाइप रिपीट कर दो। ओके, देखो अब हम 3D के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो क्लोज पैकिंग था, क्लोज पैकिंग आपने मैंने बताया था आपको, ये 3 तरीके का होता है क्लोज पैकिंग। पहला था 1D, फिर था 2D, फिर था 3D। ठीक है, 1D के कोई टाइप्स नहीं होता है। 1D में स्पेयर सीधा लगे होते हैं ऐसे एक दूसरे के टच में, रो में। 2D में क्या होता है, 2 टाइप से होता है। 2D में 2 टाइप का होता है। पहला टाइप क्या होता है 2D में, पहला होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला, और दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद वाइड भी हमने पढ़ लिया था कल, वाइड भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3D में क्या होगा। 3D यस सर। है ना। तो 3D में देखो, उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस बुक में 3 तरीके से दिया हुआ, जबकि जो आपके एनसीईआरटी उसमें 2 ही तरीके से दिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पढ़ लेंगे हम। इसमें 3D को देखो 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। जनरली वैसे 2 होता है, लेकिन इसने कहा चलो एक और बता देते। सिंपल, दूसरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और तीसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एससीपी, सीसीपी और सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं हम। 2D में क्या था, सेकेंड लेयर को प्लेस कर रहे थे, और अब यहाँ पे हम करेंगे थर्ड लेयर को प्लेस। ठीक है, तो सिंपल में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो, जो हमने स्क्वायर वाला बनाया था, स्क्वायर जैसे ये था आपके पास, आप जो स्क्वायर बनाया था ये जस्ट उसके ऊपर रखा था। तो सिंपल में भी यही होता है, ठीक उसके ऊपर रखते जाओ बस, ठीक उसके ऊपर ही रखते जाओ, जिससे अरेंजमेंट कैसा आएगा, ए टाइप। देखो जैसे आपने स्क्वायर बनाया था, वो कहता है इसी के लाइन में आप बनाते जाओ। देखो ये सिंपल वाला है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सिंपल वाली लाइन है। इसमें क्या है, सिंपल में हमने क्या किया था, जो स्क्वायर बनाया था, यहाँ पे 1 स्पेयर, 2 स्पेयर, 3 स्पेयर, वो कहता है इसी के ऊपर से रखते जाओ। 3 डायमेंशनल में भी ऐसे ही रखो, सबके ऊपर से रखते चले जाओ बस। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर से रखते चले जाएंगे हर एक के, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल क्लोज पैकिंग, जो आपकी बुक में नहीं है लगभग। सिंपल क्लोज पैकिंग, इसमें जो अरेंजमेंट आता है वो कैसे दिखेगा आपके पास। देखो ये भी एक ही जैसी रो दिख रही है, ये भी एक ही जैसी रो दिख रही है, ये भी एक ही जैसी रो दिख रही है, ये भी एक ही जैसी रो दिख रही है। तो इसमें कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, तो जब इसमें कोई चेंज है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपका क्या, ये है आपका सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूब वाला। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, 6 क्यों होता है, ये ऐसी जैसे आपके घर में है, ये एक पॉइंट ले लोगे, तो एक पॉइंट से देखो, एक इधर टच होगा, एक इधर टच होगा, एक इधर टच होगा, एक इधर टच होगा, यहां से देखो 6 स्पेयर जोड़ेंगे। एक कोई भी कोना ले लो आप, उस कोने में देखो आप, उसकी इधर की साइड एक, दूसरी साइड एक, इधर एक, इधर एक, इस तरीके से 6 एटम्स इसके सराउंडेड में होंगे।
ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और इसमें नंबर ऑफ एटम 1 होता है। इट इज नॉट कम्पैक्ट क्लोज पैक्ड, तो ये आपकी बुक में जनरली दिया भी होता है, किसी में नहीं भी दिया होता, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, पर इसमें क्या है आपको बता दिया मैंने, इसमें कैसा अरेंजमेंट आएगा, ए टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और इसमें क्या करना है, जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उसी के ऊपर से आप स्पेयर रखना स्टार्ट कर दो, जस्ट अलाइन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, यहाँ पे है ये दिमाग को जो घुमा देता है पूरा। अब आते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग में और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब हम करते हैं तो पहले मैं आपको अलग से बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे आया। देखो सीसीपी है और ये एससीपी। तो इसमें क्या होता है कि जो 2D होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह हम रखते हैं। 2D को हम क्या रखते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह रखेंगे हम। ठीक है, अब जो थर्ड लेयर को हम प्लेस करते हैं, क्योंकि अब 3D में आ रही है तो तीसरी लेयर बनेगी इसकी, जो थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं, अगर हम उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर करते हैं, ऑक्टाहेड्रल, तभी मैंने आपको वाइड पहले बताया, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर रखेंगे उससे, तो उसे कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अगर हम थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे कहाँ पे, टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर, टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर, तो उसे कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले इतना समझ में आना चाहिए हमें, देखो कि सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब जो थर्ड लेयर को हम प्लेस करते हैं, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर रखेंगे हम,